101 नंबर वाले कमरे के विद्यार्थी आगे क्या? आगे, ठीक ठीक, उनको बुला लिया था। आज का जो अभी का जो सेशन रखा है, ये सेशन एक जनरल खुला सेशन रखा है, और इस सेशन में कोई चीज लिखने की नहीं है, ठीक है? हाँ, यानी इस सेशन से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन ये जो सेशन है ये आपके मस्तिष्क का है, सोचने का है, समझने का है, और अपनी जो ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम अपन तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित रूप में है। आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो जिस तरीके से, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बार कुछ जानकारियों को आप समझें और देखें, यदि आपकी परिस्थितियों से वो मेल खाती हैं और आपको लगे कि ये जानकारियां ठीक है, हमें अपनाना चाहिए, तो उन जानकारियों को अपनाएं। क्योंकि यदि विद्यार्थी असफल होकर फिर सबक लेता है और फिर उसके बाद वो तैयारी करता है तो उसका एक अवसर चला जाता है। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने सब्जेक्ट ज्योग्राफी में यह एडमिशन लिया और उनको अंतिम समय तक समझाया। फर्स्ट ग्रेड में केवल विषय से सिलेक्शन नहीं हो सकता, 120% विषय के आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, 30% मनोविज्ञान के आते हैं, 75% फर्स्ट पेपर के आते हैं जिसमें स्कूल मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है जो और भी पार्ट है। तो 120% विषय के हैं और 105% साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये पार्ट थे। लेकिन विद्यार्थी ने समझा नहीं। कुछ तो जो ठीक ठाक थे, स्थितियों को समझने वाले थे, वो समझ गए और उन्होंने समय के ऊपर फर्स्ट पेपर को भी अच्छे ढंग से तैयार किया। और कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो केवल भूगोल में ही बन के रह गए, यानी भूगोल को खूब अच्छा पढ़ा लेकिन बाकी विषय को नहीं पढ़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप भी ये ध्यान रखें, जब आपका जो सेकंड पेपर है वो आप किस रूप में पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर कैसे पढ़ रहे हो, क्या दोनों पेपर की प्रॉपर तैयारी है। ऐसे विद्यार्थी भी रहे हैं। पिछली बार हमारे पास एक विद्यार्थी था जो संस्कृत से किसी संस्थान में पढ़ रहा था, फर्स्ट पेपर में यहाँ था, ऑल राजस्थान उसकी प्रथम रैंक थी। तो प्रथम रैंक केवल संस्कृत से नहीं आ सकती, उसको फर्स्ट पेपर भी पढ़ना था। और फर्स्ट पेपर में भी आपको पता है क्या है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है और मनोविज्ञान भी है। सभी को बैलेंस करना है। तो मैं इस संदर्भित ये कंप्लीट एक रणनीति, क्योंकि आपसे मैंने चर्चा की भी नहीं थी, इसलिए मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, आप खुले सेशन के रूप में इसको समझें। और मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है, सक्सेस, सफलता। और यदि ये सफलता के लिए अपन 100% अपने जो एफर्ट्स हैं, अपने जो प्रयास हैं, ये करते हैं, तो ये किस रूप में हो सकता है। 100% मेरी बातें लागू नहीं होंगी, आपका नजरिया अलग हो सकता है। जैसे मेरा जो अनुभव है उस दृष्टि से, जब भी मैंने विद्यार्थियों को आज से 10 साल पहले से मैं एक सिंपल रास्ते से ही पढ़ाता हुआ आया हूं, और मैं ये कहता हूं बहुत कठिन नहीं है। सफलता का प्रोसेस एक निश्चित है, बहुत कठिन भी नहीं है तो बहुत सरल भी नहीं है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी इसकी ठीक ठीक अपन कहीं इसके पथ को अपनाए तो आसानी से अपन कहीं सफल हो सकता है। इस 100% पार्ट को यदि देखें तो मेरे मत के अनुसार इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ए है, जो पार्ट है मेहनत, वर्क। और ये जो मेहनत है ये लगभग आप देखें तो इस पार्ट का 80% पार्ट है, जो आपको ही करना है, आप पे निर्भरता है।
और यदि सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प भी नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। मैं कहता हूं आप सभी सफल हों, लेकिन मेहनत करके सफल हों। आप जब ग्रेड सेकंड के योग्य या आपकी योग्यता बन जाए और आपकी इतनी तैयारी हो तो आप सफल होने चाहिए, ऐसी मैं आपकी कामना करता हूं। लेकिन सभी सफल हों, लेकिन कैसे हों? मेहनत करके सफल हों। दूसरा एक पार्ट और भी है, केवल मेहनत ही मेहनत करने से सफल नहीं हो सकते। और एक पार्ट दूसरा है जो रणनीति का है, स्ट्रैटेजी का है। और रणनीति का जो पार्ट है ये लगभग 20% है। कुछ बातें हैं इसमें अलग अलग, जब अपन उस वाले पार्ट की चर्चा करेंगे। अकेले मेहनत से भी नहीं हो सकता, अकेले रणनीति बनाते जाएं लेकिन पढ़े नहीं तो भी सफल नहीं हो पाएंगे। और आज का जो समय है, जो वर्तमान समय जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें मेहनत के साथ भी मैं एक और भी शब्द जोड़ देता हूं आपके सामने, कठोर मेहनत, यानी हार्ड वर्क। आज हर विद्यार्थी किसी न किसी मेंटर, टीचर या गाइड से पढ़ता है, उसके पास अपनी तरफ से अच्छा गुड मटेरियल जुटाता है, तो जो अपन के प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ी है। और इस प्रतिस्पर्धा में आप देखें तो मेरा मानना है कि अब वर्क से काम नहीं चलेगा, अब और भी आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क और हार्ड वर्क में फर्क क्या है? जब आपका मन करे तब आप पढ़ें, जब आपका मन नहीं करे तब आप नहीं पढ़ें। मन के अनुसार आप काम करें। मन कर रहा है पढ़ने को तो पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपका वर्क है। हार्ड वर्क क्या है? जब किसी भी काम को करते करते आपका शरीर थक जाए, मन ऊब जाए, उसके बाद भी उसी शिद्दत के साथ, उसी जुनून के साथ आप उस कार्य को करते रहना, दैट्स ऑल हार्ड वर्क। आपका मन ऊब गया, आपका शरीर थक गया, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी आग लगी हुई है, अगर नहीं मेरे को करना ही है। आप में ऐसा कोई जुनून है, अगर ये काम तो मेरे को करना ही है, तब अपन कहीं वो कौन सा वर्क होगा? हार्ड वर्क। और मैं ये मानता हूं कि जो विद्यार्थी जयपुर आया है, अपना घर छोड़ के आया है, माता पिता की पुण्य कमाई का पैसा खर्च कर रहा है, वो हार्ड वर्क तो करता ही है। करते हैं क्या सभी? और ये हार्ड वर्क मैं कह रहा हूं, जयपुर में आने के बाद केवल एक ही काम बचा है, पढ़ने का। पढ़ने का ये मुख्य काम, तो बाकी के काम सब गौण हैं। और यदि ये अपन कहीं हार्ड वर्क कर रहे तो मेरा मानना है हर विद्यार्थी की स्थिति 10 से 14 घंटे की हो सकती है प्रतिदिन। कोई विद्यार्थी 10 घंटे भी पढ़ सकता है, कोई विद्यार्थी 11 घंटे का भी है, कोई 12 घंटे भी, मैक्सिमम 14 घंटे। इससे ज्यादा विद्यार्थी के पास उसके पास समय नहीं है। 24 घंटे का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 6-7 घंटे सोना भी है। सुबह आपको उठकर समाचार पत्र पत्रिकाएं भी पढ़नी है। सुबह शाम को यार मित्र दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ चाय भी पीनी है, कुछ इधर उधर घूमना भी है। बहुत जरूरी है घूमना भी, मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। कभी कस के बांध लिया हो जयपुर में आके, कब तो कमरे से नहीं निकलूं, ऐसा नहीं है। जीवन को बहुत अच्छे ढंग से रखें। सारी चीजें, जब मनोरंजन भी हो, जब अपन के अध्ययन भी करें, आप घूम फिर भी रहें, तनाव रहित रहें, स्ट्रेस रहित रहें, तो अच्छा कर पाएंगे। तो ये सारे काम करने के बाद कोई विद्यार्थी 10 घंटे भी पढ़ सकता है, कोई मैक्सिमम। हर विद्यार्थी का पढ़ने का ढंग भी अलग है। कोई विद्यार्थी उसी मैटर को 10 घंटे में तैयार कर सकता है, तो कोई 12 घंटे में भी करता है। और यदि 10 से 14 घंटे के बीच देखते हैं, आप प्रतिदिन इतना पढ़ेंगे, 2-4 दिन तो आपके वैसे भी गुजरेंगे। कोई विवाह शादी आ जाएगी, कभी कभी तनाव भी हो सकता है, किसी दिन हो जाएगा। आपको लगेगा जयपुर में तो बहुत विद्यार्थी आ गए,
पता नहीं अपना नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी सोचने के लिए। तो ऐसा भी कोई दिन हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि रोजाना आप लगभग 10 से 12 घंटे एवरेज रूप में पढ़ सकते हैं। और 10 से 12 घंटे विद्यार्थी पढ़ता है तो वो हार्ड वर्क तो करता ही है। लेकिन इस 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए, इस हार्ड वर्क करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की शक्ति होनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है जब आपकी इस सफलता के लिए, अध्यापक बनने के लिए आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आपकी विल पावर मजबूत हो। कई तो ऐसा रहता है, आपने देखा हो कि भाई जयपुर क्यों आए हैं, दूसरा प्रश्न होता है कोचिंग क्यों कर रहे हैं, तो उनका रहता है कि सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कोचिंग क्यों कर रहे हैं? भाई सभी कर रहे हैं तो हम भी कोचिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोचिंग आपकी सफलता को अधिक सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन आपकी सफलता का अपन कोई मापदंड नहीं है। ऐसा है कि कहीं कोचिंग में एडमिशन लेने से ही सफल हुआ जा सकता है, ये कोई पैरामीटर नहीं है। ये अधिक अपन के सुनिश्चित हो सकती है कि आपको जो मैटर 15 घंटे में है वो एक टीचर 2, 4, 5 घंटे में गुड मटेरियल आपको प्रस्तुत किया और आपको पढ़ना क्या है ये समझाया और उसको सरल ढंग से कैसे समझाया जिससे आपको याद रहे, इतना ही कार्य है। बाकी काम तो फिर आपको ही करना है। और ये तभी कर पाएंगे जब आपकी विल पावर मजबूत है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है। आपने खूब इतिहास में पढ़ा होगा, महाराणा प्रताप लंबे समय तक युद्ध लड़ते रहे, जंगलों में भटकते रहे। क्यों? कैसा था उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति? मजबूत थी। वो अपने कार्य के प्रति दृढ़ थे कि मेरे को ये करना ही है, इनसे लड़ाई लड़नी है और इनकी हार स्वीकार नहीं करनी। तो वो लंबे समय तक पूरे जीवन भर अपन कहीं युद्ध लड़ते रहे। फिर देखिए, हर विद्यार्थी की स्थिति अलग है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं। देखिए, आपके सामने ये एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती जल रही है, एक बहुत तेज हवा का झोंका आया, क्या होगी? बुझ जाएगी। अब कोई एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, वनों का ये जंगल है और इस जंगल में आग लगी हुई है। एक बहुत विस्तृत जंगल का क्षेत्र जिसमें आग लगी हुई है और अब तेज हवा का झोंका आया तो क्या होगी? आग और अधिक बढ़ गई। जंगल में लगी हुई भी आग ही है और मोमबत्ती जल रही है, इसमें भी आग ही है। लेकिन दोनों का मूल कंटेंट तो एक ही है, लेकिन ये आग की ताकत कमजोर थी इसलिए बुझ गई और इस आग की ताकत क्या थी? अधिक थी, इसलिए ये और अधिक बढ़ गई। कई तो ऐसे हैं विद्यार्थी, आप जो नए नए आए, आप में से कितने जो पहली बार जयपुर आए हैं कोचिंग करने के लिए? काफी विद्यार्थी है। नया नया विद्यार्थी आया, आके व्यवस्थित किया सामान। कोई ऐसा मिलेगा जो आपको पता चलेगा और आप जानकारी लेंगे तो कोई आपका गांव का या पड़ोसी हो सकता है 10 साल से जयपुर तैयारी कर रहा हो, ऐसे भी मिलेंगे। कोई 8 साल से कर रहा है, कोई 7 साल से कर रहा है। और जो पुराना विद्यार्थी था उसने पूछा कि कहाँ से आए हो, तो उसने कहा कि मैं अपने गांव से आया हूँ और अभी अभी आके व्यवस्थित सामान किया है और अब कोचिंग की शुरू करूंगा और तैयारी करूंगा। तो पुराने वाला कहता है 8 साल हो गई। क्या कहना चाह रहा है? वो जानकारी नहीं दे रहा, डरा रहा है। 8 साल तो मेरे को हो गए, तेरा नंबर कब आएगा? 8 साल के। जो गलती आप कर रहे हो, जो पुराने विद्यार्थी कहीं से गलती कर रहे हैं, वो गलती मैं नहीं करूंगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नए विद्यार्थियों को ये बहुत जरूरी है।
अब वो अच्छे ढंग से सोच समझकर निर्णय ले। पुराने विद्यार्थियों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि अपने को पता है कि किसी एग्जाम में कहां से अपनी शुरुआत होगी, अपने को कोई नहीं पता है, तो ऐसे पुराने विद्यार्थी से डरे नहीं। और मैं कह रहा हूं कि रोजाना जब आपने दृढ़ इच्छा शक्ति कर ली, 10-12 घंटे पढ़ भी लिया, उसके बाद भी पता चला खूब मेहनत की लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और आपने कोई आपका पड़ोसी, कोई साथी, मित्र या सहेली थी जो लगातार पढ़ रही थी, पिछली बार आपने देखा, लेकिन 12-12 घंटे पढ़ने के बाद भी सफल नहीं हुआ, तो फिर क्या कारण हुआ? फिर उसका कारण क्या होता है? ये कहा जाता है इसके भाग में ही नहीं है। पहला प्रश्न तो यहां से आता है, ये भाग मेरी समझ में भी नहीं है और इसको समझना भी कठिन है, और जब हो जाए तो ही समझना आप भी इसको। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि भाग में नहीं है। फिर पता चला पिछली बार जो एग्जाम हुआ और अब ये जो वर्ष है 2021 का है, और इस वर्ष में जो परीक्षा हुई तो ये 2021 के अंकों का जोड़ उसके नाम की राशि फल में फिट नहीं बैठ रहा था। दिन शुभ नहीं था, परीक्षा का दिन मंगलवार था, हैं, या सुबह की पारी में हो गया, शाम की पारी में हो गया, उस दिन अखबार में अपनी राशि ठीक नहीं थी, हैं। ये बहुत सी बातें होती हैं। मैं कहता हूं कि इन बातों को आप छोड़ें। ये तो कैलेंडर है, 2021 है, अब कौन सा आने वाला है? ये तो हर वर्ष बदलता है। और किसी विद्वान ने कहा है कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते खुद के बदलने से। तो अपने आप को बदले, अपने आप को योग्य बनाएं, तभी अपन कहीं अपनी स्थितियां बदल सकती हैं। तो अपन ने देखा 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी जो विद्यार्थी चयन नहीं हुआ, तो क्या उसकी मेहनत में कोई कमी थी क्या? लेकिन यहां एक चीज जरूर है, कई बार विद्यार्थियों को पता नहीं है कि पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है। पहले तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को इस पाठ में क्या क्या पढ़ना है, और दूसरा ये उसके साथ और महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ना है। पहले दिन से विद्यार्थी आया जयपुर में, पढ़ने ही लग गया, दिन रात पढ़ रहा है, पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ रहा है। गाइडों में अधिकांश जितनी भी गाइड है सब में यानी कि उनको इतनी मोटी मोटी गाइड बना दी, अब विद्यार्थी को पता ही नहीं पढ़ना क्या था और पढ़ना क्या नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पाठ्यक्रम है और कितनी गहराई तक उसको पढ़ना है। और ये जब रोजाना 10-12 घंटे पढ़े और जब सिलेक्शन नहीं होगा, तब फिर आपकी घर से भी शुरुआत हो जाएगी, और पड़ोसियों को भी पता चलेगा तो सबसे पहले पड़ोसी पूछेगा, और पड़ोसी को पता चल गया कि इनके बेटा और बेटी का चयन नहीं हुआ, तो सबसे पहले पड़ोसी पूछेगा क्या हुआ आपके बेटा और बेटी का? तो कहेंगे भाई तैयारी तो खूब की थी लेकिन नहीं हुआ। पड़ोसी कहेगा हमें तो पता था किसका नहीं होगा, सारे दिन तो फोन पे लगा रहता है। उसका कहना ये रिएक्शन है। और यदि चयन हो गया आपका तो पड़ोसी पूछने नहीं आएगा। आपके सबसे अच्छे भाई मोटिवेटर कौन हो सकते हैं? आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका भाई बहन हो सकता है, आपका कोई गाइड या मेंटर टीचर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। रिश्तेदार भी यूं कहेंगे सफल हो जाए लेकिन कम ही हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। बहुत ज्यादा होना ठीक नहीं है, कभी हमसे भी कोई ऊपर नहीं चला जाए। बाकी अपन कहें हर जगह प्रतिस्पर्धा है आपके लिए, लेकिन जब आपका चयन हो जाएगा तो पड़ोसी पूछने नहीं आएगा, बताना पड़ेगा। और घर वाले कहेंगे हमारे बेटा और बेटी का चयन हो गया है। पड़ोसी कहेगा वो तो हमें पता था, इसका तो होना ही था। तो ना आपको क्या पता था, ना रोजाना 12 घंटे पढ़ रहा था। जब नहीं हुआ तो क्या कहा उसने, वो तो हमें पता था नहीं होगा। और जब हो गया तो क्या कहा, तो होना ही था कि 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है। दुनिया में आज तक चेक कर ले, जब भी कोई काम होता है निश्चित रूप से उसका रिएक्शन होगा। आप जीवन में कभी भी करके देख लेना। आप यहीं तक सीमित नहीं है, आप आगे भी देखेंगे जीवन में
और घर परिवार में देख ले, समाज में देख ले, कोई काम शुरू करें तो उसके कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे और कुछ नेगेटिव, हर चीज का आएगा। तो आप ये समझ लें, इस रिएक्शन के लिए आप पहले तैयार कर लें, क्योंकि आपका जिस दिन जैसे ही परीक्षा हो जाएगी, रिजल्ट आएगा, तो आपका भी रिएक्शन शुरू होगा, आपसे भी पूछेंगे, तो आप पहले ही मजबूती से हो जाएं और इन रिएक्शन से बिल्कुल भी घबराए नहीं। लेकिन आज आप किस पे रुके रहें? हार्ड वर्क। कहते हैं कि विश्व में पहली बार जब कोई इंजन की नौका का निर्माण किया था, जैसे पहले आपने देखा हो हाथ से पानी निकालते थे, जिसको बोलते थे पाल वाले जहाज और पाल वाली नौका, मूवी में देखा हो, फिल्मों में देखा हो। बाकी अब इंजन की नौका आ रही है। तो जब ये पहली बार किसी ने इंजन की नौका बनाने की शुरुआत की, जब तक कहीं विश्व में थी नहीं, तो वो अपने काम में लग रहा था। आप जैसा, मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति उसके पास से गुजरा तो उससे पूछा कि क्या कर रहे हो भाई साहब? उसने कहा कि ऐसी नौका बना रहा हूं जो अपने आप चलेगी। तो उसने कहा, जो बोलने वाले ने, शायद इसका ये गड़बड़ हो गया, आज तक तो बनी नहीं है, आज तक चली नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो अपने काम में लगा रहा, जैसे आज आप अपने काम में लगे हुए हो। और जब बन के वो तैयार हो गई और जब उसको समुद्र में ले जाकर उतारा, तो सभी आम लोगों ने यही कहा कि आज तक ऐसी नौका नहीं बनी, आज तक नहीं चली, तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबका एक रिएक्शन था, उसने इंजन को स्टार्ट किया और नौका तेजी से दौड़ने लगी। और जैसे नौका तेजी से दौड़ी तो एक ही आवाज आई, चल तो गई लेकिन अब रुकेगी नहीं। रिएक्शन आया, नहीं चली तब तक सभी ने क्या कहा, चल गई तो फिर नया रिएक्शन। तो अपने को परेशान नहीं होना है, अपना काम क्या है? हार्ड वर्क, मेहनत करे, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और यदि कोई अच्छा कार्य है तो एड़ी से चोटी तक का पसीना बहाना ही पड़ेगा। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय आपकी वो सफलता की कहानी बनेगी। जो विद्यार्थी सफल हो जाता है उससे पूछा जाता है, दिन में पढ़ता है कि रात में पढ़ा था, सुबह पढ़ा था कि शाम को पढ़ा था, मन ही मन में पढ़ता था कि बोल बोल के पढ़ता था। किससे पूछते हैं? सफल हो गया। आप अपने आप में यूनिक हो, किसी की कॉपी नहीं करें। आप जिन परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ें। आप लिख के पढ़ रहे हो, बोल के पढ़ रहे हो, आपकी अपने आप में यूनिक है, किसी की कॉपी नहीं करें। हाँ, कुछ पूछ सकते हैं कि अपन कैसे तैयारी करें, क्या इसमें मैटर पड़ा है, ये अपन कॉपी कर सकते हैं, बाकी अपन दूसरे की ऐसी कॉपी नहीं करनी है। एक विद्यार्थी लगातार 10-12 घंटे पढ़ने के बाद भी बहुत हार्ड वर्क किया, फिर भी सफल नहीं हुआ, तो कहीं चेक कर लें कि उसने स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी। और आप भी चेक कर लें कि आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई है और क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना चाहिए। इस स्ट्रेटजी के कई पार्ट हैं। आज मैं इसके एक पार्ट की बात करूंगा, पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है। इसमें क्या क्या पार्ट हैं स्ट्रेटजी में, आप देखिए। एक पार्ट तो रणनीति का ये है कि जब अंतिम दिन अपन एग्जाम देने जाएं, उस एग्जाम हॉल में अपना दिन ठीक ठीक बीते, अच्छा अच्छा बीते, और पूरी ताकत और पूरे मनोयोग से अपन उस पेपर को करके आए। प्रयास ये करें, घबराए नहीं, तनाव कम से कम हो, तनाव तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, एग्जाम में जाएंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन प्रयास करें अपने आप को बैलेंस करें। और साथ में उस पेपर को अच्छे ढंग से कैसे अटेम्प्ट करें, कम से कम प्रश्न गलत हों। आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें आप चेक करके देखें, इस हॉल में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो पेपर आप दे रहे हैं, तो उन पेपर में आप देखें कि अब की बार आपने 100 प्रश्न में देखा
कितने अटेम्प्ट किए, कितने में रिस्क लिया, और रिस्क लिया तो उसमें कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और क्या लगातार इतने ही गलत हो रहे हैं या गलत की संख्या कम हो रही है। प्रयास करें कि उनको धीरे धीरे अपन जो प्रश्नों की संख्या जो गलत है उसकी संख्या कम हो और अटेम्प्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़े। ये भी क्या है, एक रणनीति का पार्ट है। दूसरा अपन कहें जब जो अपने समग्र जो अध्ययन किया है उस तैयारी की क्या रणनीति हो, और ये पार्ट आपके सामने इस रूप में बनाया है। और मैं आपके सामने आपके फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न। एक एग्जाम्पल इसी का रख देता हूं तो इससे आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। यदि ये 100 प्रश्न हैं तो अपने लिए ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का जो सबसे बड़ा पार्ट है, इस सबसे बड़े पार्ट में लगभग आप देखेंगे तो लगभग 60 से 65% जो प्रश्न हैं, लगभग 60 से 65% जो प्रश्न हैं वो सबसे बड़े पार्ट से हैं। और ये यदि आप देखें तो कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या आरबीएससी की बुक्स हैं, इस वर्ष जो आरबीएससी की पुस्तक है वो एनसीईआरटी की है। इस साल से जितने भी अपन कहीं राजस्थान बोर्ड में जो पुस्तकें चल रही हैं वो सब पुस्तकें कौन सी हैं, एनसीईआरटी की है। राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें स्वयं की थी उनको हटा दिया है। पिछले वर्ष ही अपन कहीं 10वीं 12वीं को छोड़कर सब किताबें एनसीईआरटी की थी, और इस वर्ष 10वीं 12वीं में भी कौन सी लागू कर दी। तो इस साल चाहे आप आरबीएससी की पुस्तक लें चाहे एनसीईआरटी की, कौन सी वाली पुस्तक जो अपना पाठ्यक्रम है। जैसे आपके पाठ्यक्रम में भूगोल है, इतिहास है, ऐसे आपके पॉलिटी है, तो इन वाले पाठ के अंदर केवल उन्हीं बिंदुओं को पढ़ना है जो अपने सिलेबस के बिंदु हैं, सारा नहीं पढ़ना है। और यदि ये पाठ आप इतना पढ़ेंगे तो आपके लगभग 60 से 65% प्रश्न तैयार हो सकते हैं। और रोजाना आप 3 से 4 घंटे 3 से 4 घंटे लगातार यदि आप लगभग 4 महीने पढ़ें आगामी, तो आपकी ये तैयारी हो सकती है बिना कोचिंग के। कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। 3-4 महीने लगातार 3 से 4 घंटे, कोई विद्यार्थी 3 घंटे पढ़े, कोई 4 घंटे पढ़े, तो उसके ये प्रश्न बन सकते हैं जो आपकी पुस्तकों में है। अच्छा, कोचिंग का उपयोग क्या है, कोचिंग किस लिए की जाती है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। इससे ऊपर वाले पार्ट को देखिए, ये जो त्रिभुज का पार्ट है, यहां जो मैं आपके सामने जो प्रश्न लिखे कितने, 60 से, इससे मैंने आधे कर दिए। लगभग प्रश्न कितने हो गए, यानी ये 100 प्रश्न में से 60 प्रश्न, और 60 के आधे कितने हो गए, प्रश्न आधे हो गए। ये देखिए समय जो था, ये समय यहां दुगना हो गया। दुगना का मतलब कितना हो गया, 6 से 8 घंटे। आपको जब आज से आप एक भी दिन नहीं पढ़ेंगे तब भी पेपर देने जाओगे तो 20, 30, 40 प्रश्न तो तब भी करोगे आप, और आपको लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन चयन नहीं हो सकता। जब आप 50 से ऊपर जाओगे, 51, 52, 61, 62, वहां विद्यार्थी हजारों की संख्या में बाहर होंगे और वहीं से चयन का निर्धारण होता है। तो ये जो पार्ट है, सही मायने में कोचिंग का ये योगदान है। और ये योगदान जो अन्य बिखरा हुआ मैटर है, कोई ग्रेजुएशन स्तर का है या कोई टॉपिक कठिन है, उस वाले पार्ट को सरल ढंग से गुड मटेरियल के रूप में आपको उपलब्ध हो। कोचिंग सही मायने में यहां से शुरुआत होती है 0 से और यहां तक है। जैसे मैं भूगोल की बात करता हूं तो मैं ये किताब भी आपको पढ़ाता हूं, आप नहीं पढ़ेंगे तब भी ये किताब उसमें इंक्लूड है। तो मैं तो 0 से शुरू करता हूं, आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन 0 से अपन यहां टॉप लेवल तक अपन हर पार्ट को पढ़ाते हैं। और यदि आप देखें रोजाना 6-8 घंटे आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं,
3-4 घंटे घर पढ़ रहे हैं तो आपका समय कितना बनता है? वही 12-13 घंटे के आसपास है। और इतने आप समय देकर तैयारी करें तो अपन सफल हो सकते हैं। कितने प्रश्न हो गए? 60 और 30 90 से 95 अपन कहीं लगभग ये प्रश्न है। फिर अपन कहीं और भी टॉप स्तर का जो पार्ट है, बहुत ही कठिन स्तर के जो प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आप देखेंगे तो 5 से 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न हैं? 5 से 10। किसी पेपर में 5 हो, किसी में 7 हो, 10 हो, किसी में 12 हो सकते हैं। लेकिन यदि इन प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है तो इस वाले समय से दुगना नहीं, कितना समय लगेगा? 3 गुना। देखो प्रश्न तो कितने बन रहे हैं? 5 से 10, और समय कितना चाहिए? 3 गुना। 3 गुना का मतलब 9 से और कितने घंटे? 12 घंटे। और आपके पास समय तो 9 से 12 घंटे का ही है पढ़ने का, लगभग 10-12 घंटे। और आपने सारा समय यदि यहां दे दिया तो इसका मतलब कितने प्रश्न तैयार कर रहे हो? तो जब 9-12 घंटे आप पढ़ रहे हो तो हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपने हार्ड वर्क यहां किया, जबकि आपको हार्ड वर्क कहां करना चाहिए? इस वाले पार्ट पे। और यहां 10-12 घंटे पढ़ें तो आसानी से अपन कहीं हो सकते हैं। ये प्रश्न वो हैं, अब आप समझें इसको, इनको क्यों नहीं पढ़ना, मैं इसके लिए मना करता हूं। ये प्रश्न वो हैं जो यूनिवर्सल समस्या है, जो सबके लिए समस्या है। मैं कह रहा हूं भूगोल में भी 20-22 प्रश्न आएंगे, हो सकता है 1-2 प्रश्न मेरे लिए भी समस्याग्रस्त होगा, आपके लिए ही नहीं है वो। और हर पेपर आज तक जितने आपने दिए हैं और जीवन में आगे कितने ही पेपर दे लेना, कभी भी 100 के 100 आपको नहीं आएंगे। आए हैं क्या? पहले आपने कोई पेपर दिए हो और आज तक दिया और आगे भी दे लेना। 2, 4, 5, 7 वो प्रश्न आएंगे जो आज तक आपने सुने नहीं, और नहीं सुने तो अपन कहे जो सबके लिए समस्याग्रस्त हैं, इसका मतलब इन प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह यूनिवर्सल समस्या है। जैसे मैं कहूं कि आज यदि कहें कि भाई आज इन भाई साहब के घर पे बिजली गिरेगी, गिरेगी नहीं, कभी आप चिंतित हो जाएं, हाँ, लेकिन ये चिंतित, बिजली गिरेगी मर जाएंगे, और इनको पता चले कि आज सारी दुनिया पे बिजली गिरेगी, कोई चिंता का विषय है क्या? सारी दुनिया मरेगी, अपन भी मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? जब केवल अकेले आपको नहीं आता हो ये प्रश्न, जब तो समस्याग्रस्त है, और जब सबको नहीं आ रहा है तो कोई समस्या। चलिए आप तो ये बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार का क्या नाम था? किसी को भी पता है तो हाथ खड़ा करें। पता है किसी को? मैं बता दूं, मेरे को भी नहीं पता। कहीं आप ये समझ रहे हो कि मैं आपका ज्ञान चेक कर रहा हूं? नहीं, मैं केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये प्रश्न जब किसी को नहीं आ रहा तो कोई परेशानी है क्या? यदि आपको विद्वान बनना है तो इसको पढ़ें, और सफल होना है तो इसको पढ़ें, क्योंकि विद्वान बनने का प्रोसेस है जब तो इस तरफ जा रहे हैं। और यदि सफलता लेनी तो हर पार्ट को, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़े जिसको नहीं पढ़े, और इस वाले पार्ट तक कितनी गहराई तक पढ़ें। भूगोल में भी रीट का लेवल अलग है, ग्रेड 2 का लेवल अलग है, ग्रेड 1 में अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम की गहराई अलग है, और वही नेट जेआरएफ का अलग है। नेट जेआरएफ का यदि आपको यहां पढ़ाया जाएगा तो उसकी उपयुक्तता ही नहीं है। तो ये टीचर तय करता है कि कहां कितनी गहराई तक पढ़ाया जाए जिससे आसानी से प्रश्न बन जाए। विद्यार्थी गलती क्या करता है, और कई बार पूछता है, आपने सारे दिन सुबह से आए, पढ़े, तैयारी की, सारे दिन पढ़ते रहे, शाम हो गई, सारे दिन पढ़ते पढ़ते थक गए, शाम के 5 बज गए, तो आपने देखा क्यों नहीं चाय पी ली जाए। और तभी आपके मस्तिष्क में आया कि जो अपना साथी मित्र या सहेली है वो भी पढ़ रही है, उसको चेक करें वो क्या पढ़ रही है, उसका भी जरूरी है ना।
तो साथी क्या पढ़ रहे हैं, कहीं आगे तो नहीं निकल जाएं। और आपने सोचा कि चाय भी उसी के ले लेंगे, उसी के पहुंच गए। जैसे ही गए तो आपको पानी पिलाया, वो चाय बनाने लगे। आपने तुरंत उसकी किताब को उठाया और देखा उस गाइड पे नाम लिखा हुआ था, कोई XYZ जो भी, और आपने उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ क्या रहा है? और जैसे उस किताब में देखा तो आपको एक प्रश्न ऐसा लगा जो आज तक नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आपके मन को लगा कि ये तो आ सकता है। चाय बन के आ गई, चाय पी और उठे और किताब का नाम देख के पहुंचे टोंक फाटक। और वो जो गाइड थी वो खरीद ले आई। एक अपने पास पहले थी जो भी अपन ने समझ में आ रही थी। अब उसको पढ़ा, 10-5 पेज पढ़े, फिर आपको देखा कि 1-2 ऐसी जानकारी थी, बाकी तो वही है, मेरे वाली है। कुछ दिनों बाद किसी और साथी सहेली के घर गए और वहां जाके आपने चाय पी तो देखा वो कोई और वाई नाम की गाइड पढ़ रहे थे। और उस गाइड को आपने उठा के देखा तो उसमें 2 प्रश्न मिल गए। और 2 प्रश्न मिल गए तो आपने देखा और फिर उठे तो कहां पहुंचे? अब समझें, कम किताबें पढ़ें लेकिन उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ें। इस सफलता का मूल मंत्र है। किसी साथी या मित्र या सहेली के कमरे पर किताबों की संख्या को देखकर डरे नहीं। उससे ज्यादा किताबें तो बुक डिपो वाले के पास है, उससे ज्यादा तो वहां है। यदि किताबों की संख्या से, इसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम है, इससे बाहर अपने को नहीं जाना है। और मैं यही कह रहा हूं कि जब तक आप यहां जाने से रुक जाओगे तो आप सफल हो जाओगे, और यदि इसकी तरफ भगे तो ये भी छूट जाएगा। और ये आपको लगेगा ऐसा, जब पेपर दे के आओगे तो आपको ऐसा लगेगा इन वाले प्रश्नों में सरल प्रश्न था, और आपका मस्तिष्क कहेगा ये मैंने कहीं पढ़ा है लेकिन मेरे ध्यान नहीं है। और उसका ध्यान नहीं है, उसका कारण यह है कि आपने रिवीजन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। इसलिए बार बार इस वाले पार्ट के ऊपर फोकस करें। और कोचिंग यहां से शुरू करती है और यहां तक पढ़ाती है। क्लास नोट्स को पढ़ें, क्लास में अच्छे ढंग से समझें। उसके अलावा अपनी कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें जो अपने पाठ्यक्रम से हैं उनमें उन्हीं बिंदुओं को पढ़ें, उसके अलावा नहीं पढ़ें। अब आप पेपर भी दे रहे हो क्लास में, पेपर भी आप चेक करना उसमें कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और पेपर की बात मैं इसके साथ ही रख देता हूं। देखिए पेपर की क्या स्थिति है। जैसे आपके सामने पेपर आया, विद्यार्थी क्या करता है, किस तरीके से जो पेपर को अटेम्प्ट करता है। पहले पेज में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न थे। जब फाइनल एग्जाम में विद्यार्थी जाता है, प्रैक्टिस नहीं करता, उसका खामियाजा क्या होता है। और आप इसको लागू करना अपने क्लास टेस्ट में और इसमें चेक करना इसको। जब आप देखिए 1 से 8 प्रश्न थे, जैसे ही आपने पेपर करना शुरू किया और इसमें देखा आपको 8 में से 2 ही प्रश्न आ रहे थे, 6 नहीं आ रहे थे। मुश्किल से आधी मिनट बाद देखा तो माथा गर्म था। एग्जाम, मेन एग्जाम की बात कर रहे हैं, पता चला 6 में से 8 में से कितने आ रहे हैं, केवल 2, 6 नहीं आ रहे। तुरंत पड़ोसी को देखा, पड़ोसी लग रहा है और ज्यादा गर्म हो गया दिमाग, इसको तो आ रहा है शायद, पड़ोसियों के वैसा ही आ रहा है। और कई बार क्या रहता है, विद्यार्थी क्या करता है, जो खुद को नहीं आता उसको ये समझता है पड़ोसी को आता होगा, और पड़ोसी से पूछेगा तीसरे में क्या है, वो कहेगा 2 नंबर है, तो तुरंत मान लेगा और भर लेगा, जबकि कोई जरूरी नहीं कि उसको आ रहा है। और यदि 2 प्रश्न आए तो आप निरुत्साहित नहीं हो। फाइनल जब आप एग्जाम में जाएं तो उस समय डजंट मैटर आपको कितना याद है, कितनी तैयारी है, कोई मायने नहीं है। केवल एक ही काम है, आप बेस्ट एफर्ट्स करें, आप बेहतर प्रदर्शन करें। उस पेपर में क्या आ रहा है कोई संबंध नहीं, जितना तैयारी की है उसका आप बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। और जब आपने देखा इन 8 में से देखा 8 के 8 आ रहे हैं, पहले पेज पे 8 थे और 8 के 8 आ गए।
अब खड़े हो गए, अब तो कर दूंगा। ये अति उत्साहित है। निरुत्साहित होंगे तो भी अपन के पेपर अच्छा नहीं होगा, और अति उत्साहित होंगे क्योंकि ये अपने को पेपर की प्रकृति सरल हो सकती है, तो आपको 8 आ रहे, पड़ोसी को भी तो 8 आ सकते हैं। अति उत्साहित नहीं हो, और अति उत्साहित होंगे तो कुछ प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। अति उत्साहित में स्थिति रहती है, सूर्य नगरी तो स्वर्ण नगरी दिखती है, बाहर आके देखा तो पता चला कि ये तो स्वर्ण नगरी नहीं थी, सूर्य नगरी पूछा था। प्रश्न में लिखा था 500 मिलीमीटर, और प्रश्न को कर दिया उसको 50 मिलीमीटर अरावली के समानांतर समरेखा, कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जिसको क्या लिखते हैं 500 मिलीमीटर। मैं वो उदाहरण दे रहा हूं जो विद्यार्थियों ने गलती की है। विद्यार्थियों ने 50 को देखा, तुरंत कर दिया, आगे नहीं देखा सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर है, जबकि वो कितना है 500। तो निरुत्साहित भी नहीं हो और अति उत्साहित भी नहीं हो, स्वयं को बैलेंस रखें, व्यवस्थित। और 1-2 प्रश्न भी गलत हो गया तो आपका पेपर खराब हो सकता है। कभी भी जब पेपर को अटेम्प्ट करें तो एक चरण में नहीं करें, एक बार ही भरते गए, जो आगे नहीं आगे उसमें रिस्क लिया और भर के निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं करें। पहले चरण में केवल और केवल उन प्रश्नों को करें जिन प्रश्नों पे आपको 100% आश्वस्त हैं कि ये प्रश्न तो सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। और ऐसे जब आप 100 में से देखोगे तो 50-60 तक ही पहुंचोगे, लेकिन इसमें से भी कोई आपका 1-2 प्रश्न गलत हो सकता है, पढ़ने में कोई त्रुटि हो सकती है, या क्या प्रश्न की डिमांड है वो अपन समझ नहीं पाए, ये भी गलती हो सकती है। अच्छा, एक साथ सारे क्यों नहीं करें? किसी प्रश्न का भाग किसी आगे के प्रश्न में मिल सकता है और आपको मदद मिल सकती है कि इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, इसलिए एक बार पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बार जब पेपर अटेम्प्ट करें तो मैंने आपके सामने लिखा A, B, C और D, 4 विकल्प हैं, ये आप चेक करना। आप जो पेपर दे उसमें चेक करें, जरूरी नहीं आप इसको लागू करें, लेकिन आपने देखा A, B, C, D 4 ऑप्शन थे, पहली बार इसको आप छोड़ गई, दूसरी बार आई, तो दूसरी बार इस प्रश्न में ये देखें आप इस प्रश्न का आंसर क्या नहीं हो सकता, और आपने देखा इसका आंसर C नहीं हो सकता और A नहीं हो सकता, ये आपको पता चल गया, तो बच गए क्या B और। यदि यहां तक स्थिति आप पहुंच रही है तो आपको रिस्क ले लेना चाहिए। जिंदगी में रिस्क नहीं लेना भी अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है, रिस्क तो लेना ही है। और ये जो आप रिस्क ले रहे हैं, कई बार विद्यार्थी क्या करता है, आ रही थी उनको तो भर दिया, फिर OMR शीट को लेके बैठता है, देखता है ऊपर 7वें में B, फिर देखता है नीचे 8वें में A और 9वें में A, बीच वाला खाली है, और उसने देखा कि हनुमान जी का नाम लेके भर देता हूं A, हैं हनुमान जी का नाम लेके क्या भर दिया। और ये आपको यदि पेपर को देखते तो पहले पता था क्या था, गलत था, आपकी रणनीति गलत है, आप तार्किक रूप में नहीं अंधविश्वास में कह रहे हो, और आंख बंद करके सरस्वती मां का नाम लेके भर दिया आपने C। और यदि आपको देवी देवता का उपयोग भी लेना है तो यहां आके लो ना, B और D। जब पता है ये तो हो ही नहीं सकते, तो अब यदि करना है तो यहां आप करें, यहां रिस्क ले, या तो B हो सकता है या फिर D हो सकता है। और ये ऐसे प्रश्न कितने अटेम्प्ट करते हो ये इस एग्जाम हॉल में देखें, और फिर आप देखो कि इतने जो प्रश्न किए तो क्या नेगेटिव मार्किंग से अटेम्प्ट करने से कोई लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, कितने सही हो पा रहे हैं। और इनके अटेम्प्ट करने से नुकसान हो तो इसको नहीं अपनाना, और इसको यदि करने से अपने को लाभ मिलता हो तो इसको अपन अपना सकते हैं। तो पेपर को भी अटेम्प्ट करने का तरीका है, अब किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन है क्या?
विद्वान बनने के प्रोसेस में मत आना। बहुत पुराने विद्यार्थियों की गलती ये होती है, वो विद्वान बनने के प्रोसेस में जाते हैं। आप देखो, जो पुराने विद्यार्थी जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि सब पहली बार आए हैं, ऐसे भी आप में से जो दूसरी बार दे रहे हैं, उनके लिए खास बात यह है, जो गलती रही है, कुछ अंकों से रही है, उसको स्वीकार करें, सबक लें, गलती कहाँ हुई है। और अब कोई ऐसा भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं हमारे ऐसे विद्यार्थी थे 0.23 अंकों से रह गए केवल। यदि एक प्रश्न वो अटेम्प्ट नहीं करते, वो गलत नहीं होता तो भी सिलेक्शन हो जाता। ऐसे भी विद्यार्थी थे और वो बार बार यही कहे कि मैं तो 0.2 से रह गया, 0.2 से रह गया, और अब पढ़े नहीं तो 0.2 से नहीं फिर 50 से रहेगा। हर बार एग्जाम का अलग रूप है। पिछली बार क्या था अलग है, अब की बार अलग है। आपने देखा हो एक ड्राइवर, कार का ड्राइवर जब ड्राइविंग करता है तो बार बार एक साइड में मिरर है, उसमें देखता है उस शीशे में क्या देखता है, पीछे। अब मुंह देखता है खुद का, वो ये देखता है पीछे क्या आ रहा है। कितनी देर देखता है? एक क्षण भर देखता है, तुरंत कहां देखता है। तो वो मिरर आपका पास्ट है, आपका बीता हुआ कल है, और बहुत लंबे समय तक उस पास्ट को देखा तो क्या घटना होगी? एक्सीडेंट होगा। तो एक बार तो रह चुके हैं, और लंबे समय तक यदि पास्ट से चिपके रहे, मैं इतने से रह गया, इतने से रह गया, यही अपन गाते रहे, तो अपन और ज्यादा पीछे जाएंगे। और एक क्षण भर देखें क्या गलती की, और अब अपन आने वाले एग्जाम के ऊपर फोकस करें, जिससे कि अपन सफल हो सकें। किसी का कोई कैसा भी प्रश्न हो इस वाले पाठ से, कोई बुक से संबंधित हो, कोई अन्य जानकारी से हो, तो आप रखें। किसी भी प्रकार से कैसा भी आपका कोई प्रश्न है तो रखें। तो मैं समझता हूं शायद आप बात समझ गए होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोई सूचना देनी है कि भाई साहब? अच्छा, अभिव्यक्ति के निदेशक श्री कृष्ण यादव जी अपने बीच ही हैं, तो वो आपको कोई सूचना विशेष दे रहे हैं।